हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण और आपको स्वागत करता हूं श्रवण भैया के इस चैनल पर। मैं जो पढ़ाने वाला हूं, जो प्रकाश का जो 10th का जो क्लास है, प्रकाश का प्रवर्तन और अवर्धन, इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उसके एक क्वेश्चन के माध्यम से हम 7 से 8 क्वेश्चन हम बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है जो देख लीजिए, ये है, इसी के माध्यम से 7 से 8 क्वेश्चन हम कराने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी से मतलब एक बार आप ये पढ़ लीजिए क्लास, तो ऑब्जेक्टिव का आपको कोई भी दूसरा क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए एक दो क्वेश्चन देखिए तो पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्लास है, क्या है। जैसे पहला है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है। विभिन्न मतलब होता है कि अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग माध्यम में होती है। तो पहले हम माध्यम की बात करते हैं। तो माध्यम कितने होते हैं? तो माध्यम होते हैं टोटल 3। माध्यम कितने होते हैं? 3। पहला है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु नहीं हो। ठीक है, निर्वात या वायु दोनों में प्रकाश की चाल सेम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक है, दूसरा है जल। जल में जो होता है 2.25 लाख, 5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक और है जो है कांच। कांच में जो प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है। हमारे पास माध्यम कितने हो गए? तो हमारे पास माध्यम हो गए 3। माध्यम कितने हैं? 3। पहला है निर्वात, निर्वात और वायु। तो क्या सर जी दोनों बात एक ही तरह लिखे हैं? ये क्या है? तो देखिए, निर्वात का मतलब जहां पर हवा नहीं हो, वायु मतलब जहां पर हवा हो। ये सभी दोनों में अलग अलग ना होना चाहिए। तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वायु में अगर देखिए क्वेश्चन निम्नलिखित में प्रकाश की चाल सबसे कम किस में है, तो कम की बात करें अगर दिया मतलब अधिक किस में है, और वायु भी रहे ऑप्शन और निर्वात भी रहे, तो हम निर्वात में मारेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा, और वायु में थोड़ा सा कम होता है। मगर इसे किताब में जो दिया गया है आपके 10th की किताब में, दोनों का सेम दे दिया गया है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जल में दिया है, उसके बाद कांच में दिया। अगर पूछेगा पर को जो पहले क्वेश्चन कर लेते, देखिए क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होती है, समान होती है, भिन्न होती है। ए और बी दोनों बात सही है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए कि प्रकाश की चाल विभिन्न मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग है। हमारा ऑप्शन होगा इस हिसाब से बी। ठीक है, अब देखिए इसी में क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में है? माध्यम में निर्वात। निर्वात मारता है, अगर निर्वात ऑप्शन नहीं रहे तो वायु रहे, वायु मारेंगे। पूछेगा सबसे कम किस में है, तो सबसे कम किस में है? कांच में है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश के बारे में और कुछ जानकारी ले लीजिए। जैसे प्रकाश है, प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है? तो सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और सुनिए, प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा। और एक और बात कि जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश यहाँ पर लिख देते हैं। प्रकाश, प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का? 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7। जो 7 रंगों का नाम हम अगले चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे, वहां पर बता देंगे। अभी भी कुछ कुछ बता ही देते हैं क्या। देखिए, प्रकाश में होता है 7 रंग। कितने रंग? 7। 7 में है सबसे जो एक होता है लाल, सबसे ऊपर, सबसे नीचे होता है बैगनी। ठीक है, अब देखिए लाल रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है अधिक तेज चलता है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा इसका? अधिक होगा। मगर इसका जो विचलन होता है ना, विचलन कम होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, विचलन कम होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का किस प्रकार से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है? लाल। विचलन किसका कम है? लाल। उसके बाद देखिए बैगनी, बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य है, क्या है? तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य होता है कम, और विचलन जो है, विचलन क्या हो जाता है? अधिक। देखिए याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारा हेल्पफुल करे रहेगा। ठीक है, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसे जी 7-8 कैसे पूछे बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ही है, इसमें तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जैसे भिन्न भिन्न होती है, ठीक कर दिए। पहला क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा पूछेगा माध्यम कितने प्रकार के हैं? प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के? तो 3, वायु, जल, कांच। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा पूछेगा वायु प्रकाश की चाल कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हुआ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन पूछेगा कि कांच में कितना है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हो सकता है पूछे क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तेज किसमें होती है? तो निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸।
5 6 हुआ। कहाँ सबसे कम किस में होता था? कांच में। ये क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश किस रेखा में चलती है? सीधी रेखा में चलती है। क्वेश्चन प्रकाश क्या एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। क्वेश्चन पूछे प्रकाश जो लाल रंग है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होता है। विचलन क्या होता है? कम होता है। फिर पूछे लाल रंग, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य कम होता है, विचलन क्या हो जाता है? अधिक। यहाँ से आपका 12 से 13 क्वेश्चन बन जाएंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो हम आ गए अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम की पहले हम जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले उगाते हैं, उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन का टिक कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण है। दर्पण का मतलब होता है मिरर, आईना। ठीक है, जो देहाती भाषा में बोलते हैं आईना बोलिए, ये दर्पण बोलिए या मिरर बोलिए। ठीक है, तीनों बात क्या है? बराबर। मान लीजिए कि ये सूर्य का प्रकाश है। किसका प्रकाश है? सूर्य का। ये जब पड़ती है किसी दर्पण पर पड़ती है, मान लीजिए कोई ओ बिंदु पर ये किरण पड़ रही है, तो जब पड़ते ही टकरा कर क्या हो जाती है? ये लौट जाती है। यहाँ पर एक होता है आपतन अभिलंब, सॉरी क्या होता है? ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। ये है आने वाली किरण है। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, जाने वाली किरण है, ये टकरा कर लौटने वाली किरण है, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, जो आने वाली किरण है आपतित किरण, जाने वाली किरण है अपवर्तित किरण, और उसके दोनों बिंदुओं के बीच में जो पड़ता है उसको बोलते हैं अभिलंब। इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण आई, इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण आर। नाम भी लिख देते हैं हिंदी में, आपतन कोण आई, प्रवर्तन कोण आर। याद रखिएगा। याद रखिएगा और बात, इसके 2 नियम। अगर नियम पूछे प्रकाश के जब प्रवर्तन के कितने नियम है, तो प्रवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? 2। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने हैं? 2। पहला नियम जो बोलता है, देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, देखिए जो पहला किरण हमारा जो है, पहला जो नियम बोलता है, पहला बोलता है कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण। जो ये ओ है, ओ का नाम है आपतन बिंदु। ओ का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, ये अभिलंब है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण है क्या है? आर। अपवर्तन कोण क्या है? आर। नहीं सॉरी, आपतन कोण है आई, अपवर्तन कोण है आर। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होता है। तो अपवर्तन के प्रकाश के परिवर्तन है कितने नियम? 2। पहला क्या है? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो कौन तीनों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। दूसरा क्या है कि आई बराबर आर। कहने का मतलब मान लीजिए कि आई 30 डिग्री है, तो आर भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 0 डिग्री हो गया तो ये भी 0 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण बराबर होता है। तो मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से क्या जानते हैं? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हमारा हो जाएगा ऑप्शन। इस हिसाब से ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव किस परिघटना के कारण होती है? ठीक है, तो देखिए ऐसे हम प्रकाश के प्रवर्तन अभी जान चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में। अपवर्तन है, अपवर्तन के बारे में हम थोड़ा अगला क्वेश्चन में बता देंगे। ठीक है, देखिए अभी हमें पढ़ना टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव याद रखिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन देखिए, प्रकीर्णन के कारण और भी घटनाएं होती है। जैसे प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग क्या दिखाई देना? नीला, नीला दिखना। और सुनिए अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जानते हैं? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है कैसा दिखाता है? काला दिखता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए वहां पर न प्रकीर्णन होता है न अपवर्तन होता है। कोई भी घटना नहीं होने के कारण है जो अंतरिक्ष हमारा कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, फिर भी बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा मुड़ने लगती है, उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए एक होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो कहिएगा ये क्या है वायुमंडलीय अपवर्तन? देखिए जो वायुमंडलीय अपवर्तन है इसके कारण बहुत सारे घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे तारों का टिमटिमाना,
तारों का टिमटिमाना। देखिए ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा, तारों का टिमटिमाना कौन सी प्रकाश के किस घटना के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है ऐसा। ठीक है, और देखिए और है, सुन रुकिए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी प्रतीत होना, आभासी प्रतीत होना, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, और सुनिए जो अपवर्तन है, अपवर्तन के और भी जो उदाहरण है, जैसे जो जल में, चाहे जल का कम गहरा दिखना, ये हो सकता है, दिखना। ठीक है, देखिए तो अपवर्तन के कारण जल का कम गहरा दिखाई देना, ये भी हो सकता है। दूसरा क्या कहते हैं, जो जैसे जल में रखी लकड़ी का टेढ़ा दिखना, टेढ़ा दिखना। ठीक है, जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना। देख लीजिए यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि ये पूछे नहीं आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना के कारण है, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ट्रिगर प्रभाव प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, अंतरिक्ष का जो काला रंग होता है, ठीक है, या चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है, काला, इस प्रकाश के अपवर्तन भी वहां नहीं होता है। ठीक है, वायुमंडल नहीं, जिसके कारण अपवर्तन नहीं हो पा रहा है, नहीं प्रकीर्णन हो पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। और देखिए जल का कम गहरा दिखाई देना, ये वो अपवर्तन के कारण है। जल में रखी लकड़ी का टेढ़ा दिखना, वो भी अपवर्तन के कारण है। पानी में रखा हुआ सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना, वो भी क्या है, अपवर्तन के कारण ही ऐसा। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल में जो घटने वाली अपवर्तन की घटना, वही वायुमंडलीय अपवर्तन है, उसी का रूप है। ठीक है, ये जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखता है, लाल दिखता है, या ग्रहों का आभासी प्रतीत होना, ये सभी है इसके कारण। यहाँ से बहुत सारे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और नंबर ये क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की का उपयोग होता है, इसका उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर में, चेहरा देखने के लिए, फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए इससे जुड़े हम पहले हम इसका आप खुद देख लीजिए, ठीक तब तक हमारी हम कुछ और भी बता देते हैं इसके बारे में। जैसे देखिए एक है गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक शक्ति गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक है उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल, एक है अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह है ना, सॉरी उठी होती है, क्या होती है, उठी होती है, तो उसके हम परावर्तक सतह मतलब मुंह देखने वाला, इधर से मुंह देखेंगे, ठीक है, इधर से मुंह देखेंगे तो ये क्या है, उठी हुई है। एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है, इसमें भी इधर से मुंह देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गया, दो प्रकार के हो गया, एक है उत्तल, दूसरा क्या है, अवतल। इसके उपयोग के भी बारे में बता देते हैं कि यहाँ से कोई भी आप आगे उपयोग पूछे आप बता दें। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। देखिए अवतल में, उत्तल का जो प्रवर्तक सतह है उठा हुआ है, अवतल का प्रवर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। ठीक है, ये प्रवर्तक सतह, ये प्रवर्तक इधर से मुंह देखते हैं ना, उसको प्रवर्तक सतह कहते हैं, क्या है, उठा हुआ है, ये क्या है, धंसा हुआ है। इसके जो उपयोग होता है ना दोस्त, ठीक है, उपयोग, इसके तीन गो उपयोग ऐसे जनरली पूछता है। अगर देखिए आपको सब्जेक्टिव में काम आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। ठीक है, पहला जो उपयोग है, इसका हम जो उपयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर, साइड मिरर मतलब जो बगल के व्यक्ति को देखने के लिए, जो गाड़ी चलाते हैं चाहे बाइक चलाते तो बगल में आईना होता है लगा हुआ पीछे के व्यक्ति को देखने के लिए, तो वही गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। दूसरा है जो स्ट्रीट लाइट में करते हैं, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट क्या होता है, जो गली उली में लगा होता है ना पोल उल पर, वही स्ट्रीट लाइट होता है। उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है, स्ट्रीट लाइट। एक है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में, ठीक है,
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करेगी। उसी प्रकार उत्तल अवतल दर्पण का भी उपयोग है। अवतल दर्पण का उपयोग सब बहुत सारे हैं, जैसे टॉर्च में भी करते हैं। गाड़ी के अग्रद्वीप क्या है? अग्रद्वीप। अग्रद्वीप का मतलब क्या होता है? हेडलाइट। अग्रद्वीप मतलब हेडलाइट में भी करते हैं। सोलर कुकर में भी होता है। किसमें करते हैं? सोलर कुकर में भी करते हैं, ठीक है। और भी है डॉक्टरी दर्पण के रूप में करते हैं। डॉक्टरी दर्पण। डॉक्टरी दर्पण का मतलब समझते हैं? डॉक्टरी दर्पण जैसे मान लीजिए रोगियों के कान नाक आंख चेक करने में जो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। एक और है हजामती दर्पण के रूप में भी करते हैं। हजामती दर्पण जो सैलून में जो लगा होता है, जो दर्पण होता है, वो कौन सा उस दर्पण का नाम क्या है? अवतल दर्पण है, जिसको हम हजामती दर्पण भी कहते हैं। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा चित्र दिखता है अवतल दर्पण में, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजाम करते हैं, डॉक्टर जो करते हैं, ठीक है। सोलर कुकर में किया जाता है, गाड़ी के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में भी किया जाता है, और हाँ सर्च लाइट में भी किया जाता है। इसमें सर्च लाइट। सर्च लाइट कहाँ होता है? देखते हैं बड़े बड़े शो होता है तो उसमें बड़ा बड़ा लाइट जो लगा होता है वो सर्च लाइट होता है, समझे। तो बड़ी दर्पण कितने? दो। उत्तल अवतल। उत्तल का जो है स्वतः उठा होता है, अवतल का क्या होता है? धंसा होता है। दोनों का उपयोग लिख दिए हैं। यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन गया कि देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहनों के साइड मिरर में। चेहरा देखने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो चेहरा देखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं घर में है जो समतल दर्पण है, या अवतल दर्पण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कि वो क्या कहते हैं सैलून में लगा होता है। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए। ये हटाओ, ये बकवास है। ये क्या है? दाढ़ी। दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने का हजामती दर्पण। दाढ़ी कौन बना? हजाम ना। तो हजामती दर्पण कौन? अवतल दर्पण होता है। और हमारा ऑप्शन कौन है? उत्तल दर्पण, ठीक है। और वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। हमारा 5वां क्वेश्चन है जो समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है 0, 1, 0 अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी है, जो फोकस दूरी होता है इसका जो होता है अनंत माना जाता है। क्या होता है? अनंत। देखिए दर्पण है और भी है, गोलीय, जैसे गोलीय में हो जाएगा उत्तल दर्पण। एक और होता है क्या आपका? अवतल दर्पण, है कि नहीं? ये आप पढ़े भी होंगे। उत्तल दर्पण भी है और अवतल दर्पण भी है। ये समतल दर्पण की फोकस दूरी तो हम बता दिया अनंत। तो फिर अगर कहीं पूछ दे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, देखिए इसकी फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी मतलब ये, इसका फोकस दूरी मतलब ये। फोकस दूरी इसका जो होता है ना धनात्मक होता है उत्तल दर्पण में। क्या होता है? धनात्मक। एक इसमें वक्रता त्रिज्या भी आता है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाता है? इसका धनात्मक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कहीं, ठीक है, कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल और उसके वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक है तो वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक हो जाएगी। इसका जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए इसके वक्रता त्रिज्या जो है ना, जो आर है, वो भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ से 4-5 को पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? पहले तो पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन है ना भाई, आवर्धन क्या होगा? तो इसका याद रखिएगा, इसका आवर्धन का जो मान होता है जो +1 होता है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण समतल दर्पण के आवर्धन का मान कितना होता है? +1 होता है। इसका जो आवर्धन होगा जब ये सब नेगेटिव है, ठीक है, उत्तल दर्पण में, इसमें जो आवर्धन का मान होता है धनात्मक ही होता है। इसमें जो अवतल दर्पण का जो आवर्धन का मान है कभी ऋणात्मक तो कभी धनात्मक, वो स्थिति के आधार पर डिपेंड करता है, ठीक है। बशर्ते जो उत्तल दर्पण समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है +1 ही होता है। बस ये पूछा गया है क्वेश्चन में, कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान में ही रखें, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ठीक है, उत्तल दर्पण में वास्तविक होता है या काल्पनिक आभासी होता है, या वास्तविक और आभासी होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आभासी का जो नाम है ना काल्पनिक भी बोल सकते हैं, आभासी क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए हम आपको सारणी बना देते, उसके माध्यम से आप ध्यान रखिएगा, जो और भी क्वेश्चन को टैग करेगा। और भी जैसे देखिए समतल एक होता है समतल दर्पण, ठीक है, शॉर्टकट लिखते समतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। इसमें हम प्रतिबिंब की बात करते हैं कि कौन में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे समतल दर्पण की बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब है जो प्रतिबिंब
बिंब है, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। याद रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना, वस्तु के बराबर होता है। जो वस्तु को क्या बनता है, बराबर बनता है, बराबर। मतलब जितना वो वस्तु है उतना ही वो प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब काल्पनिक बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु के बराबर बनाएगा। उसी प्रकार उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। ये भी काल्पनिक और सीधा होगा, मगर ये वस्तु से ना छोटा प्रतिबिंब बना देता है। समतल बराबर बनाता है, उत्तल छोटा बना देता है। और जो अवतल है, अवतल जो है आभासी काल्पनिक भी बनाएगा, काल्पनिक या वास्तविक भी बनाएगा। ठीक है। और देखिए काल्पनिक है तो इसमें कभी सीधा भी बनेगा, और वास्तविक है तो कभी उल्टा भी बनेगा। कभी इसमें जो प्रतिबिंब है कभी बड़ा भी बनेगा तो कभी छोटा भी बनेगा, कभी बराबर भी बनेगा। तीनों स्थिति इसमें संभव है। तो याद रखिए क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसको घुमा घुमा कर क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, देखिए 7-8 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, समतल दर्पण के में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है। अकाल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ये भी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से सभी सही है। तो याद रखिएगा सभी सही, काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों में बनता है। ठीक है। और सुनिए ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो क्या कहते हैं, अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है। केवल काल्पनिक किसमें बनता है, तो समतल उत्तल में बनता है। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। ऐसा कौन सा दर्पण में जिसमें वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु के बराबर और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, समतल। मगर वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा ये है अवतल। वस्तु के काल्पनिक मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक और छोटा जो बनाएगा वो क्या है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछे जा सकते हैं। आप इस सारणी को भी याद रखें और इस क्वेश्चन को भी कर ले। तो ये क्या होना चाहिए बताइए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हम जानते हैं वास्तविक। देखिए उत्तल में वास्तविक है, यही अवतल रहता हूँ, दोनों मार सकते थे और भी दोनों होता, ऐसा रहता ऑप्शन तो। ठीक है। वास्तविक और आभासी दोनों हो सकता था अगर अवतल दर्पण रहता तो। फिर समतल रहता तो वही मारते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, या 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या 1/v माइनस 1/ क्या है u बराबर 1/f। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन सेम है, इसमें माइनस होगा शायद। ठीक है। और ये है जो इस टाइप से दिया हुआ है। तो याद रखिएगा दर्पण जो सूत्र हमारा होता है जो ऑप्शन बी पर है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगर यही ये दर्पण सूत्र है, मगर यही लेंस सूत्र की बात करें, लेंस, तो लेंस के लिए ये होता है बस रहेगा सेम, बीच में यहाँ पर प्लस होता है, दर्पण रहेगा, माइनस रहेगा तो लेंस रहेगा। लेंस तो रहेगा, दर्पण वही सूत्र रहेगा। मगर भी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, तो भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। भी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी। अब यू मतलब होता है वस्तु दूरी, यू मतलब वस्तु दूरी, एफ मतलब होता है फोकस दूरी। याद रखिएगा बातों को, दूरी यार दूरी। ठीक है। ये सब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है ये 8 है शायद। ठीक है। देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है। देखिए लेंस की शक्ति का मात्रक होता है हमारा डायोप्टर। ठीक है। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, हमारा डायोप्टर। क्या कि लेंस की शक्ति मतलब होता है पावर बराबर एक सूत्र जानते हो कि आप P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f। देखिए इसी का जो मात्रक मतलब फोकस दूरी का अगर व्युत्क्रम कर देंगे हम उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेंस की शक्ति मिल जाएगा। ठीक है। तो ये मेन सूत्र है, इसके माध्यम से अगर सवाल में पूछे तो हम बना सकते हैं। मगर याद रखिएगा अगर जैसे ही आपको पावर निकालना है चाहे P निकालना है, जैसे मान लीजिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में बदल के रखेंगे। हमें फोकस दूरी किसमें चाहिए, मीटर में। मीटर में रखेंगे तभी हमारा क्या निकल सकता है, लेंस की शक्ति निकल सकता है। इसके जो हम स्विच करते हैं बरखा डी से, जैसे मान लीजिए कि फोकस दूरी है, फोकस दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, मीटर में है, मीटर में तो हम बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बस अब यही रहेगा आपका।
अगर सेंटीमीटर में तो उसको आपको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप डायोप्टर निकाल सकते हैं, मतलब पावर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दिया रहा है, अगर पी पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? तो हम सूत्र जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, 1/f। 1/पी, एफ का मान कितना है 2, आधिया करें 1 का आधिया कितना होता है 0.5, ये डायोप्टर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछे उत्तल दर्पण की जो जो डायोप्टर है मतलब फोकस दूरी है, फोकस दूरी इसका क्या होता है, फोकस दूरी मतलब एफ जो होता है इसका एफ होता है धनात्मक। तो याद रखिएगा, अगर एफ धनात्मक है तो पावर भी धनात्मक। मगर वही अवतल की बात करें, इसका अवतल का, तो उसका एफ जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, माइनस में होता है। उसी प्रकार से इसका पी भी हो जाएगा माइनस में। बात याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए हमारा जो नवा क्वेश्चन है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस हम कहते हैं? देखिए, अपसारी कहने के लिए कहे तो हम उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगर सॉरी, अवतल लेंस को जो, हाँ, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। ठीक उसी प्रकार दर्पण में भी था। किसमें था? दर्पण में। दर्पण में जो गोली दर्पण दो था, कौन कौन था? एक था उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को जो बोला गया था वहां अपसारी लेंस बोला गया था। उल्टा देख लीजिए, वहां पर, यहाँ पर अवतल लेंस उत्तल लेंस को बोल रहा है अभिसारी, यहाँ पर अवतल उत्तल दर्पण को बोल रहा है अपसारी। यहाँ पर उसी प्रकार इसको बोला गया था अभिसारी दर्पण। सॉरी, दर्पण है, लेंस इसमें नहीं करना है, क्या है? दर्पण है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, देखते रहिएगा। अब देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन होगा अपसारी लेंस है ना, पूछ रहा है तो हम मानेंगे बी। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं है? तो हम जल का भी लेंस बना सकते हैं, कांच के भी आर पार देख सकते हैं, मिट्टी के आर पार नहीं देख सकते, इसलिए मिट्टी का हम लेंस नहीं बना सकते। यही हमारा हो जाएगा क्या? सी। चलिए देखिए, देखिए हमारे पास 11 और 12 सवाल है। 11 जो नंबर हमारा जो सवाल है क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का दूसरा नाम एक माइक्रोस्कोप भी है। क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? याद है क्या? जो माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो किए थे रॉबर्ट हुक ने किए थे। ठीक है, जब उसकी भी खोज चल रही थी 1665 ईस्वी में, तब किए थे। ठीक है, यहाँ पर जो सरल सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे वस्तुओं को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता था ये उत्तल लेंस, इसमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग और जगह पर, जैसे हमारे मानव नेत्र में, हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। और भी कहाँ करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में। कौन सा दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष को दूर करने में चश्मा पहनते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को है जो दूर दृष्टि दोष हो गया, तो कौन सा लेंस का चश्मा पहनेगा? उत्तल लेंस का। आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस लगा हुआ है? तो उत्तल लेंस लगा हुआ है। इसके लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन से देखिए, कितने सारे क्वेश्चन को अटेंड कर, क्वेश्चन पूछेगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष से को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस। उसी पर ठीक उसी पर अवतल लेंस। अवतल लेंस का उपयोग हम करते हैं दूरबीन में। कहाँ करते हैं? दूरबीन में भी करते हैं। निकट दृष्टि दोष में भी करते हैं। निकट दृष्टि दोष में भी करते हैं। तो बेलनाकार का लेंस का उपयोग कहाँ करते थे? एक और बीमारी होता है आपका, जो होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। वहां पर इस्तेमाल करते हैं। उभय उत्तल लेंस, ये अलग लेंस है। ठीक है, इसका प्रयोग अबिंदुकता। एक और होता है जो द्विफोक्सी लेंस होता है, उसका प्रयोग ज्यादा दृष्टि दोष में करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालना। क्षमता मतलब पी निकालना। हम थोड़ा देर अभी ये पढ़ाए हैं, पी बराबर होता है 1/f। क्षमता तो ये है, पी बराबर क्या होता है? 1/f। अब देखिए, फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर, मगर हम बताए हैं कि आपको सेंटीमीटर में दिया रहा है तो सेंटीमीटर से काम नहीं चलने वाला है, इसको किसमें बदलना पड़ेगा? तो आपको इसमें मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए कितना क्या करेंगे आप? जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 से भाग करते हैं, तो ये जो कट के आ जाएगा 1/2, जो बदल जाएगा इसमें मीटर में। अब देखिए, हमें निकालना है पावर। पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। अब देखिए, पी बराबर
1/f, f का मान क्या है 1/2। 1/2 को अगर सीधा करते हैं तो सीधा आएगा 2 डायोप्टर। याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका जो हो जाएगा जो धनात्मक होती है। याद रखिएगा, हम इसका उत्तर थोड़ा सा क्यों गए थे, जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए तो ये जो मान आएगा 2d तो आए, मगर देखिए 2d दो तरफ लिखा हुआ है, एक प्लस में है 2d, दो जगह पर लिखा हुआ है, एक प्लस 2d है एक माइनस 2d है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जो प्लस 2d है वही रहता है अवतल दर्पण, तो हम नीचे वाला मारते हैं -2d। ठीक है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा, अवतल दर्पण है तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो गोलीय दर्पण में जो फोकसांतर, फोकसांतर का मतलब होता है एक फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या मतलब होता है आर, इसके बीच में क्या संबंध है ना, इसके बीच में एक संबंध होता है जो हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी है ना वक्ता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। तो आधी कौन है, तो आधी है ये फोकस दूरी, ये क्या है अगर पूछे तो ये दोगुना है। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण में जो वक्ता त्रिज्या है फोकस दूरी की ये दोगुना है, मगर वक्ता त्रिज्या की जो फोकस दूरी क्या है आधी, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। फोकस दूरी आधी है, वक्ता त्रिज्या दोगुनी है, इसका मतलब है आर बराबर एक सूत्र बनता है 2f, छोटा आर बराबर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आर बराबर 2f, या इसी को एक बराबर बोल सकते हैं r/2। दोनों में से जो भी ऑप्शन दिखे कहीं भी और टिक कर दीजिए। तो कौन वाला दिख रहा है r बराबर 2f, देखिए यहाँ पर मिल गया। और भी कोई दिख रहा है क्या, ये सर जी बराबर r/2 या मिला नहीं, ये 2 ऊपर है r नीचे, ये दिक्कत है, ये नहीं होगा। ठीक है, या देखिए आगे है, इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर है। वक्ता त्रिज्या का मतलब क्या होता है आर का मान है 40 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या पूछ रही है फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है एफ, फोकस दूरी मतलब एफ का सूत्र अभी देखे क्या होता है r/2। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है एफ, ए बराबर क्या होता है r/2। आर का मान जो अभी हम देखें दिया हुआ 40/2, 40 का दिया कितना 20 सेंटीमीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन पर है, हमारा ऑप्शन है डी। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, तेल लगा कागज होता है, ठीक है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम पारदर्शी अपारदर्शी से इसका मतलब है, इसके पहले अर्थ को समझिए कि बात क्या है। पारदर्शी वो होता है जिसे हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी से नहीं देख सकते हैं, मतलब देख ही नहीं सकते थोड़ा सा भी नहीं। पारभासी ऐसे ना, इसे थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है आर पार। तो देखिए पारदर्शी ऐसे वस्तु होंगे जिससे प्रकाश पूरी तरीके से आर पार चला जाता है या हम पूरी तरीके से आर पार देख सकते हैं, उसे हम बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे है वायु, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है जिसके आर पार हम लोग देखते हैं, वायु हो जाएगा, कांच हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अपारभासी है, अपारभासी क्या है, तो अपारभासी सॉरी अपारदर्शी है, अपारदर्शी मतलब जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे है ईंट, पत्थर, दीवार, बोर्ड, ये सब जो है अपारदर्शी वस्तुएं हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। अपारभासी में जो है आता है जिससे कुछ कुछ प्रकाशकांश बाहर निकलता है, जैसे है तेल लगा कागज, जो आपके ऑप्शन में यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी तेल लगा कागज। ठीक है, पतला कपड़ा, ठीक है, और हो जाएगा बटर पेपर। ठीक है, और भी होगा जैसे देखिए घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ठीक है, और कोहरा भी होगा। ठीक है, तेला कागज कपड़ा, और भी हो सकता है वस्तु जिससे कुछ कुछ आपको दिखे तो समझ लीजिएगा वो कौन है अपार मतलब पारभासी पदार्थ है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है किरणों को समूह क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज दोनों कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। मतलब एक साथ अगर बहुत सारे किरणें आती तो उसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखिए किरण पुंज है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3। एक होता है समांतर, वाला क्या है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में क्या है कि जितना भी किरण आएगी मतलब बहुत सारा किरण का झुंड आएगा
तब ना वो तो किरणों के समूह, मतलब बहुत सारे किरण आएगा, झुंड में आएगा। तो झुंड में बहुत सारे किरण है, मगर सभी एक दूसरे के समांतर आएगा किरण, उसे बोलेंगे समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। दूसरा आएगा एक अभिसारी। कौन सा प्रकाश पुंज आएगा? अभिसारी। कहने का मतलब अगर चारों ओर से जो किरण है आकर एक ही बिंदु पर मिलने लगे, देखिए मिलने का चिन्ह बता रहे हैं, जब चारों ओर से, सभी ओर से जो किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलने लगे, बिंदु ओ पर मिलने लगे, तो समझ लीजिए क्या है वो? अभिसारी प्रकाश पुंज है। ठीक है। एक होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी क्या है? जब प्रकाश किरण एक बिंदु ओ से निकलकर जब कुछ इधर भी भागे, कुछ इधर भी भागे, कुछ इधर भी भागे, मतलब चारों दिशा में फैलने लगती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी। जब चारों दिशा से मिलकर एक दिशा तक चली जाती है तो उसे अभिसारी। और जब सभी किरणें समांतर चली जाती है तो उसे समांतर किरण पुंज। सभी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी बोलते हैं। एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे अपसारी कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? मान लीजिए समतल दर्पण है। क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार। समतल दर्पण पूछता है क्या कि मान लीजिए कोई समतल दर्पण पर कोई किरण, अभिसारी किरण पुंज पड़ रहा है। अभिसारी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पर ओ पर आकर मिल रहा है। कौन सा है किरण? अभिसारी है। सब देखिए ना, एक बिंदु पर आ रहा था, क्या है? अभिसारी। तो ये लौटने के वक्त, जो परावर्तन के बाद कौन सा किरण पुंज आएगा? तो याद रखिएगा, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी किरण पुंज पड़ती है तो निकलने वाली किरण जो होती है अपसारी होती है। ठीक है। इतना आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। देखिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर देखते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक है तो और आप कमेंट कीजिए, जिससे मुझे उत्साह मिले, आगे मैं वीडियो भी बना सकूं। ठीक है। और इस टाइप से देखिए, इस टाइप से करते तो लगभग क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मगर कुछ क्वेश्चन और भी बचे हैं इस चैप्टर का, कि परावर्तन आवर्तन दोनों का है। इसलिए हमें एक क्लास और लेना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। उसमें ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव का झंझट ही खत्म। इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं भाई। ठीक है। देखिए, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कोचिंग पढ़ाते हैं। ठीक है। मेरे कोचिंग का नाम है श्रवण साइंस क्लासेस। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट भी दिए हैं। जो मेरे बच्चे हैं कुछ जो 450 भी पार किए हैं, 454 नंबर, 443 नंबर, इतना नंबर तक लाए हैं। ठीक है। और हम ये सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर हम रिवीजन के लिए कर दिए कि सबका हेल्प हो जाए। ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, यही है, इस पर काम चल जा रहा है, बात उतना ही है। ठीक है। और इतना अंत तक देखने के लिए थैंक यू। और देखिए तो और शेयर भी कीजिए अपने दोस्त के साथ भी, हेल्प मतलब दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी हेल्प हो, आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है। थैंक यू।